नमस्कार। नए साल का स्वागत और साल 2025 को अलविदा कहने का समय है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। खास कार्यक्रम हरियाणा @ 2025 में आपके लिए लेकर आया हूं हरियाणा की प्रमुख घटनाएं, जिनके लिए साल 2025 को हमेशा याद किया जाएगा। कहीं मत जाइए और देखते रहिए हरियाणा @ 2025। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में हुए एक बड़े सियासी घटनाक्रम की। जो सरकार एक साल पहले बनी, साल 2024 में प्रदेश में एक इतिहास रचा गया। किसी एक दल को लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला। उसी सरकार को विधानसभा में साल 2025 में शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट आप देखिए। सरकार काम करने वाली सरकार है और लोगों ने बड़ा विश्वास इसके ऊपर किया, नॉन स्टॉप विश्वास कर रहे हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मंत्री जी, आप सूचकवास बाईपास बना देंगे, टाइम बाउंड मैनर में बता दें। 6 बार सीएम अनाउंसमेंट है और आज भी सीएम साहब ने कहा है। मैं धन्यवाद ढोल नगाड़ों से आपका यहाँ पर कर दूंगी। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर। हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। इस विषय को आराम खत्म करें जल्दी। अविश्वास प्रस्ताव सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार के खिलाफ अविश्वास, जो सरकार जनता में विश्वास हो चुकी हो, उसके खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है और प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो सरकार गिर सकती है। लेकिन हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो इस प्रस्ताव को लेकर सदन में सीएम नायब सैनी ने नेता विपक्ष पर हस्ताक्षर न करने को लेकर के तंज कसा, जिस पर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी आपत्ति जताई। लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षरों को ध्यान से देखा। किस किस के साइन हुए, किस किस की मुहर लगी हुई है, मैंने पूरा ध्यान से देखा। मुझे उसमें हुड्डा साहब के कहीं भी हस्ताक्षर दिखाई नहीं दिए। माननीय अध्यक्ष, देखिए, मेरे को बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर। कल ये बात हुई थी भाई हम प्रयास करेंगे सदन की गरिमाएं रखें, और दोनों तरफ से बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैंने भी कहा। नहीं, आज जिस प्रकार से भाषण हो रहे हैं, बीइंग क्वेश्चन, आज जिनका कोई मतलब नहीं, इनका हमारी पार्टी में कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, मैं क्या कहने लग जाऊं। मेरे पास तो बहुत सी बारी बातें हैं कि भी क्या कानून है, कि अविश्वास प्रस्ताव पे क्या होना चाहिए, कैसे आ सकता है। उसका एक ही कंडीशन है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, केवल 18 मेंबर चाहिए ना, किसके साइन है किसके नहीं साइन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? कैन यू आस्क क्वेश्चन? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, दैट इज क्लियर। तो वहीं इस मुद्दे पर सदन में विपक्ष के नेताओं ने सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की और किसानों से लेकर खिलाड़ियों के मुद्दे तक कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष की तरफ से भी हर मुद्दे का जवाब दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से जब मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने संबोधन के लिए उठे, विपक्ष के तमाम नेताओं के सवालों का जवाब देना जैसे ही शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा किया और थोड़ी ही देर बाद वॉकआउट करके विपक्ष के तमाम नेता बाहर चले गए। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, बल्कि रिजेक्ट सरकार की तरफ से करवा दिया गया और इस अविश्वास प्रस्ताव का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। और अब बात करते हैं लाडो लक्ष्मी योजना की। एक ऐसी योजना जिसे लेकर बीजेपी ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि दूसरे राज्यों में हुए चुनाव में भी इस मुद्दे का जिक्र किया। यह योजना पूरा साल चर्चा में रही और साल के अंत तक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू भी हुआ, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत अभी भी जारी है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी ने प्रदेश की महिलाओं से एक वादा किया था। वो था लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक लाभ पहुंचाने का वादा, और इस वादे पर शुरुआत से ही प्रदेश की सियासत में हंगामा देखने को मिला। साल 2025 में जब बजट पेश किया गया, उस वक्त भी बतौर वित्त मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट में इस घोषणा के लिए प्रावधान किया।
सदन में उस वक्त भी विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरा था। क्राइटेरिया है, मैं पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया क्या है? सारी महिलाओं को मिलेगा या कोई क्राइटेरिया बनाओगे? क्या क्राइटेरिया आपके? क्राइटेरिया तो बता दें आप। एक्सपेंडिचर के लिए तो आपके पास 16,000 करोड़ है और 5,000 करोड़ आपने अनाउंस कर दिया। किस बात की, कौन सी स्कीम ऐसी एप्लीकेबल आप कर दोगे? माननीय जज साहब, मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कहा है, प्रावधान किया, उसकी विंडो की है। ये जितना बढ़ेगा इसके लिए सारा खुला है, कोई ऐसा विषय महिलाओं के लिए। ये तो एक विंडो हमने खाता खोला है। अध्यक्ष जी क्राइटेरिया वो बना रहे हैं, पैमाने फिक्स किए हैं या बस वैसे हवा ही? चलिए मुख्यमंत्री इसका पूरा जवाब मैं जब रिप्लाई करूंगा तो उसके अंदर दूंगा, उसके अंदर पूरा जवाब दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी हमारी खटक बहन कह रही है कि सबको दे दो। इब खटक बहन को क्या जरूरत है? जिसको वो सैलरी मिल रही है, इसको तो जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार ने इस योजना के लिए साल के अंत तक पोर्टल बनाया, महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया और महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाने का काम भी किया। कि आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी दूसरी किस्त जारी की है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत आज 7,01,965 हमारी लाभार्थी बहनों के खातों में आज लाडो लक्ष्मी पहुंची है, उनके खातों में राशि डाली गई है। लेकिन इस योजना पर सियासी वार पलटवार अभी भी जारी है और सरकार के वादे पर सवाल उठाया जा रहा है। सरकार की तरफ से जहां वादा पूरा किए जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से योजना के लिए बनाए गए नियम और शर्तों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हरियाणा पंजाब के बीच बंटवारे के बाद से ही पानी पर विवाद जारी है, जो इस साल कुछ ज्यादा ही बढ़ता हुआ नजर आया। पंजाब की तरफ से हरियाणा का पानी रोक दिया गया। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी, उसी समय पंजाब की तरफ से हरियाणा का पानी रोका गया, जिस पर खूब सियासत हुई। जब मौसम में तापमान लगातार बढ़ रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, उसी समय पंजाब सरकार ने हरियाणा के साथ साल 2025 में जो किया, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। पहली बार ऐसा हुआ कि एसवाईएल के अलावा भाखड़ा बांध के पानी पर भी विवाद गरमाया। पंजाब ने हरियाणा का पानी रोका, जिसके कारण हरियाणा के कई जिलों में अप्रैल और मई के महीने में पीने के पानी की कमी भी पैदा हो गई। इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा में खूब वार पलटवार हुआ, यहाँ तक कि हरियाणा में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਪਾਣੀ ਸਾਤੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਤੋਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਪਾਣੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਾਲਾ ਲੜਿਆ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪ ਸਰਵਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਸਾਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ सो ये ऐदा दोने जने इकट्ठे होके पंजाब नूं डिक्टेट नहीं कर सकते। मान साहब अपनी राजनीति में लगे हुए, आज देश के अंदर इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। आज पूरा देश एकजुट है। आज देश इस आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी सेनाओं ने कार्रवाई की है,
पूरा का पूरा देश उन सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, परंतु ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे पता लगा है कि उन्होंने बीबीएफबी के चेयरमैन को भी बंदी बना रखा है। ये माननीय हाई कोर्ट के फैसले की अवहेलना है। ये माननीय हाई कोर्ट के उस निर्णय का अपमान है जो हमारी संवैधानिक पीठ ने दिया है। उसको कायम रखना, उसका सम्मान करना, ये हमारा दायित्व है। परंतु ना तो संविधान को मानते हैं ये लोग, ना संविधान के फैसले को मानते हैं। ये तो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। मेरा पुनः आग्रह है मान साहब से, मेरा पुनः आग्रह है मान साहब से कि वो पानी को आने दे जिसकी जरूरत है। अप्रैल मई के दौरान हुआ ये विवाद काफी समय तक सुर्खियों में रहा। यहां तक बांध की सुरक्षा पंजाब पुलिस करती आ रही थी, लेकिन इस विवाद के बाद पंजाब सरकार की मनमानी के कारण केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और यहां केंद्रीय एजेंसी की तैनाती की गई। यूं तो हरियाणा खिलाड़ियों की उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, लेकिन साल 2025 में दो ऐसी घटनाएं प्रदेश में घटी जिन्होंने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दो बास्केटबॉल खिलाड़ी जिनकी खेल ग्राउंड पर वहीं पर मौत हो गई पोल गिरने की वजह से, जिसके बाद सरकार और खेल प्रबंधन पर सवाल उठे। जमकर सियासत भी देखने को मिली। साल 2025 में अलग अलग हरियाणा से दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले सामने आए, जिनकी मौत खेल के मैदान में अभ्यास के दौरान हुई। इन घटनाओं ने न सिर्फ खेल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि सरकार पर भी सवाल उठने लगे। एक खिलाड़ी रोहतक और एक बहादुरगढ़ में हादसे का शिकार हुआ। दोनों खिलाड़ियों की मौत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार भी हुआ। हमें बड़ा दुख है, मेरी परिवार में बातचीत भी हुई है और मैं उसकी जांच करवा रहा हूं भी वो पोल कब लगे थे, किसने लगाए थे, वो सारी जांच करवा रहा हूं। हमने कार्रवाई भी की है और आगे हमने आदेश किए हैं विभाग को भी जितने भी पोल जहां जहां भी इस प्रकार के लगे हुए हैं उनकी कंडीशन को देखा जाए और चेक करके उनको दुरुस्त किया जाए। ये हमने कहा है क्योंकि खिलाड़ी हमारे गौरव है हरियाणा के, और खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में, हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम ऊंचा किया है, राष्ट्र का भी किया है, हरियाणा का भी किया है और हर संभव हमारे खिलाड़ियों के साथ हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं। परंतु ये व्यवस्था के अंदर उसकी मैंने जांच के आदेश दिए हैं कि उसकी जांच करी जाए और जांच करके जो भी संबंधित महाअधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कल कार्रवाई हुई है। परिवार को भी हमने आर्थिक सहायता पहुंचाई है। दुखद घटना है हार्दिक मलिक और अमन, दो खिलाड़ी। हार्दिक जो था वो बड़ा अपकमिंग था और हिंदुस्तान की टीम ने भी उसकी सिलेक्शन पक्की थी और आगे उसका ये था कि मैं कैप्टन बनूंगा और अमेरिका में एक क्लब है उससे भी उसको ऑफर थी, बड़ा पोटेंशियल वाला खिलाड़ी था। इसी तरह जो अमन बहादुरगढ़ में, वो भी उसकी हार्दिक की 17 साल उम्र थी, उसकी 15 साल, वो भी बास्केटबॉल खेलते उसने वहाँ चोट लगी और यहाँ पीजीआई में उसने अपनी जान गंवा दी। ये बड़ी दुखद घटना है और इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी सरकार। हालांकि मामले में जांच हुई, खेल विभाग ने अपनी जांच के आधार पर हादसों से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि दोनों ही मैदान खेल विभाग के नहीं, लेकिन दो होनहार खिलाड़ी जो आने वाले समय में प्रदेश के लिए मेडल लाने की क्षमता रखते थे, वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। पीछे रह गई राजनीति और वो सवाल जिनका जवाब शायद ही कभी मिल पाएगा। और अब बात करते हैं आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले की।
साल 2025 हरियाणा पुलिस के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं रहा। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामला एक ऐसा मामला जिसने पूरे सूबे को हिला करके रख दिया। इस मामले में प्रदेश के डीजीपी पर भी गाज गिरी। इतना ही नहीं, मामले में एक एएसआई संदीप लाठर ने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर आरोप लगा करके खुद भी सुसाइड कर लिया। हरियाणा पुलिस ने इस साल कई उपलब्धियां हासिल की। ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया, ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन भी चलाया गया। इन दोनों ऑपरेशंस के तहत प्रभावी कार्रवाई की गई। लेकिन यह साल हरियाणा पुलिस के लिए किसी बुरे सपने से कम भी नहीं रहा। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले ने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया। न सिर्फ महकमे को बल्कि पूरे प्रदेश को ही झकझोर दिया। पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल उठ खड़े हुए। डीजीपी भी नहीं बख्शे गए, उन्हें भी लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा। मामले में कुछ मुख्य बातें आपको बताते हैं। जिस वक्त आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया, उस वक्त आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस पत्नी मुख्यमंत्री के साथ विदेश दौरे पर थी। 8 पेज के सुसाइड नोट में डीजीपी, रोहतक एसपी समेत 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम थे। वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। अफसरों ने प्रोफेशनल करियर को बर्बाद करने की साजिश रची। ये आरोप भी सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार ने लगाया। तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर गाज गिरी। सरकार ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजा। हालांकि इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब मामले ने सियासी रंग ले लिया और इसी बीच एक एएसआई संदीप लाठर ने भी आत्महत्या कर ली और मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन सरकार ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया और नए डीजीपी बने ओपी सिंह। उन्होंने कार्यभार संभाला तो प्रदेश की पुलिस फिर से एक्शन मोड में नजर आई। ऑपरेशन ट्रैकडाउन और ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत प्रदेश में कानून व्यवस्था का डंडा चला और अपराधियों को ठिकाने लगाने का काम किया गया। बहरहाल आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में जांच जारी है। जांच में क्या कुछ सामने आएगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। साल 2025 हरियाणा कांग्रेस के लिए काफी अहम रहा। साल 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें अप्रत्याशित हार कांग्रेस को मिली और कांग्रेस नेतृत्व को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए खुद राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाली और जो काम दशकों से अटका पड़ा था, जिले का संगठन, उसके लिए संगठन सृजन अभियान चलाया गया। उसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला और 2 अहम पद, नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियां भी हुई। साल 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में लगातार तीसरी बार हार गई और यह हार कांग्रेस के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। इसका असर केंद्रीय नेतृत्व पर भी हुआ और हरियाणा में कांग्रेस का संगठन न होना हार का एक बड़ा कारण माना गया। जिसके बाद साल 2025 में राहुल गांधी ने खुद हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाली और संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया। जो काम पिछले कई दशकों से अटका पड़ा था वो सिरे चढ़ा। हरियाणा कांग्रेस को साल 2025 में अपना संगठन मिल गया। इसके अलावा नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्तियां हुई। आभारी हूँ हाईकमांड का, सोनिया जी का, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सभी ने जो है फिर से मेरे को मौका दिया है, मैं उनका आभारी हूँ।
सीनियर नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय वेणुगोपाल साहब, समस्त शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ। राहुल गांधी ने गुटबाजी को लेकर भी नेताओं को सख्त हिदायत दी थी, लेकिन उसका कोई खास असर धरातल पर देखने को नहीं मिला। भले ही साल 2025 कांग्रेस के लिहाज से अच्छा रहा हो, जिला स्तर पर पार्टी को अपना संगठन मिल गया हो, लेकिन गुटबाजी फिर भी रह रहकर सामने आती रही। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के व्यक्तित्व की। सीएम नायब सैनी सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी लोकप्रिय हुए। सीएम नायब सैनी का जलवा पहले दिल्ली और फिर बिहार चुनाव में भी खूब देखने को मिला। साल 2024 में हुए हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सैनी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और सीएम सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचने का काम किया। उसका फायदा बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया। हरियाणा चुनाव का जिक्र दिल्ली और बिहार चुनाव में खूब किया गया और वहां बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक के रूप में भी सीएम नायब सैनी को उतारा, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी के चुनाव प्रचार का असर भी देखने को मिला। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रचंड जीत बिहार के अंदर नॉन स्टॉप वो की है। जहां सीएम नायब सैनी के चेहरे पर हरियाणा में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सफलता मिली थी, तो वहीं दिल्ली में भी बीजेपी का सियासी वनवास खत्म हुआ और जहां जहां सीएम नायब सैनी ने चुनाव प्रचार किया, वहां ज्यादातर सीटों पर पार्टी को जीत मिली। इसी तरह बिहार में भी काफी असरदार चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद को साबित करने का काम किया। साल 2025 में हरियाणा में कुछ बयान ऐसे सामने आए जिनके बारे में खूब चर्चा हुई। कई तो विवादों में घिर गए, तो एक बार फिर आपको मिलवाते हैं विवादित बयानों के धुरंधरों से। हरियाणा में साल 2025 में कई बयान सुर्खियों में रहे। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की, जिन्होंने आतंकी हमले के बाद एक शर्मनाक बयान दिया, जिसे लेकर उनकी खूब आलोचना की हुई। जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की। और अब बात करते हैं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम की। ये दोनों नेता जाट समाज पर बयान देकर विवादों में रहे। पहले आपको सुनवाते हैं मंत्री राव नरवीर सिंह का बयान। और मैं जाट नहीं मन से बुझा करती है, अच्छा मानो नहीं, काम कितने करवा लो, हमारे काम की कितना काम करवाते हो, पर मैं जाट कहा तो मन बताओ। हाँ, अरे इतने काम करे, दूसरा आदमी ना आना चाहिए था, मान लो तो छोड़ो ना, 40 ना 100 का 100 क्यों ना दे, अरे 100 का 100 क्यों ना दे मुझे ना। हाँ, पर सारा जाट आ गया तो और कौन भाग जाएगी, हम इतना तंग कर दिए, थारा जोड़ा मचान पे हमारी सरकार बनी। अब क्या ये दोनों जाट आगे सारी को मार। और अब आप सुनिए एक के बाद एक दो बयान विधायक रामकुमार गौतम के, जो विवादों में रहे। चूरमा खावे था, अरे कुत्ता बैठा था सामने, उसके डले से तो इनके के राज इनसे गया। अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनी क्यों बना, और कुछ नहीं है। राज मारा था, मारा हरियाणा रे उल्लू, हरियाणा सबका है, ये देश सबका है, और नायब सैनी सबका चीफ मिनिस्टर है। गरीब घर का बालक और गरीबी को अच्छी तरह समझता है, सबका रखवाला है, सबकी रक्षा करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। मेरे खिलाफ भाई, ये तो अपने जाटा के खिलाफ है। अरे पागलो, तुम हो खिलाफ,
जात पात का जहर फैलाते हो और उसके बाद लूटपाट करते हो। कब्जे करना, लूटपाट करना, नौकरियां लूटना, नौकरियां बेचना, देश का पेट भरते हैं। इन्हीं के बच्चे सड़क की रक्षा करते हैं। प्रचार छेड़ रखा है मेरे खिलाफ। भाई जो तो अपने जाटा के खिलाफ है। अरे पागलो, तुम हो खिलाफ, तुमने चाहिए खाड़ने और तुमने चाहिए बदमाशी करने। जात पात का जहर फैलाते हो और उसके बाद लूटपाट करते हो। कब्जे करना, लूटपाट करना, नौकरियां लूटना, नौकरियां बेचना, जितने दुष्कर्म है, नीच कर्म है, सारे यही लोग करते हैं जो मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं डीजीपी ओवी सिंह का वो बयान जो न सिर्फ सुर्खियों में रहा, बल्कि इस बयान के कारण उनके सामने राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें भी खड़ी हो गई, क्योंकि जनाब ने नया पद संभाला और जोश जोश में थार और बुलेट चालकों को लेकर जो बयान दिया उससे विवादों में घिर गए। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है तो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे। हमारा एसीपी का बेटा था, गाड़ी चला दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो दी। किसके नाम से थार है भाई? हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालना पुलिस की, कितने लोगों को थार हो, जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा हुआ उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं, स्टेटमेंट ये हम ऐसे ठीक है भुगतो जी। डीजीपी ओपी सिंह के इस बयान के बाद कई नेताओं ने उन्हें जमकर घेरा, तो एक शख्स ने इस बयान को लेकर उन्हें एक नोटिस भी भेजा। और अब बात करते हैं दो अहम पदों पर नियुक्तियों की। एक, देश की न्यायपालिका में सर्वोच्च पद मुख्य न्यायाधीश बने हरियाणा के लाल जस्टिस सूर्यकांत, और हरियाणा के प्रथम नागरिक राज्यपाल प्रोफेसर